हेलो फ्यूचर एजुकेटर्स, वेलकम बैक टू ITEP सिंप्लीफाइड। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो फाइनली हम यूनिट 1 एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन के लास्ट पार्ट ई तक आ गए हैं। इस यूनिट के प्रीवियस पार्ट्स में हमने वैदिक एजुकेशन के डिफरेंट डायमेंशंस जैसे कि उसका कॉन्टेक्स्ट, गुरु शिष्य परंपरा, वैल्यूज़, प्रैक्टिसेस, वुमेंस एजुकेशन एक्सेट्रा जैसे टॉपिक्स को डिटेल में कवर और अंडरस्टैंड किया था। आई होप दैट ऑल इज़ क्लियर टू यू। तो आज के पार्ट ई में हम लोग स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट वैदिक एजुकेशन ओनली एज अ हिस्टोरिकल सिस्टम, हम देखेंगे कि उसके कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को मॉडर्न एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है और उसके कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस क्या है। बट बिफोर वी बिगिन, मेरे पास दो अनाउंसमेंट्स हैं। सबसे पहले कि अब ITEP सिंप्लीफाइड पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी डेडिकेटेड कंटेंट स्टार्ट होने वाला है। तो उन वीडियोस में एक्सप्लेनेशन जो होगी वो हिंदी में होगी और नोट्स भी हिंदी में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। फिर सेकंड है कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको चैप्टर 1 के बाद क्या करना है, बट सिंस आई डिड नॉट गेट एनी पर्टिकुलर सजेशंस, तो आई हैव डिसाइडेड कि अब हम अंडरस्टैंडिंग इंडिया का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट संडे को, और उसको ना 1 शॉट वीडियो में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस ऑल इज़ क्लियर। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट विद द पार्ट ई। तो आज के पार्ट ई में हम मेनली ये समझने वाले हैं कि वैदिक एजुकेशन के प्रिंसिपल्स को मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखा जा सकता है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सोसाइटियल कंडीशंस एंड द मॉडर्न एजुकेशनल क्राइसिस। उसके बाद हम पार एंड अपार विद्या के थ्रू होलिस्टिक नॉलेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कि ये आइडियाज़ NEP में कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं और कैसे यही आइडियाज़ टीचर और स्टूडेंट के डायनामिक को रीशेप या रीडिफाइन करते हैं। इसके बाद हम कवर करेंगे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस और फाइनली फिर उसके लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस इन द मॉडर्न अडेप्टेशंस। फिर इन सब को हम कनेक्ट करते हुए एंड में पार्ट ई को हम लोग कंक्लूड कर देंगे। So I hope the roadmap is clear. So let's begin with the very first topic, that is societal conditions and the modern educational crisis. अब जब हम मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कहना गलत होगा कि मॉडर्न सिस्टम ने कुछ अचीव किया ही नहीं है। लिटरेसी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स में हम लोगों ने काफ़ी सारी प्रोग्रेस की है, लेकिन ये प्रोग्रेस के साथ साथ ना कुछ कंसर्न्स भी इमर्ज हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे विजिबल कंसर्न है इंक्रीजिंगली एग्ज़ाम सेंट्रिक और मैकेनिकल लर्निंग का। अब रोट लर्निंग, स्टैंडर्डाइज टेस्ट और डिग्रीज के प्रेशर में ना क्या होता है, हम लोग एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को पीछे छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग कई बार जब हम खुद भी फोकस करते हैं तो हम चीज़ों को ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करने की कोशिश करते हैं रादर देन अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसी के साथ एक दूसरा कंसर्न है वैल्यूज़ और कैरेक्टर के क्राइसिस का। अब क्योंकि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमर्शियलाइज्ड और कॉम्पिटिटिव इन नेचर होती जा रही है, तो इसके साथ क्या हो रहा है, जो हमारी एथिकल वैल्यूज़ है वो एज अ कमोडिटी, एज अ ट्रांजैक्शन की तरह बनती जा रही है, जो कि इस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस को हिंडर कर रही है। अब जो तीसरा कंसर्न है वो है कि हम लोग नेचर के साथ या हमारी कम्युनिटी के साथ ना डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। स्पेशली अगर हम अर्बनाइज्ड एजुकेशनल इन्वायरमेंट्स में स्टूडेंट्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप देखें नेचर के साथ, तो वो काफ़ी हद तक कम है। ठीक है, तो हम लोग एलियनेटेड हो गए हैं हमारी इकोलॉजिकल रियलिटीज़ और कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो इशू यहाँ पे ना अब ये नहीं है कि मॉडर्न एजुकेशन कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल है। इशू ये है कि क्या हम एजुकेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस को लूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ना हम लोग वैदिक एजुकेशनल प्रिंसिपल्स को रिविजिट करना चाहते हैं, क्योंकि ये यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंगफुल हो जाते हैं। इसी को अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कवर करेंगे, दैट इज़ पार एंड अपार विद्या। अब बिफोर डाइविंग इन, मैं आपको पहले सिंपल टर्म्स में ना पार विद्या और अपार विद्या का ना मतलब बता देती हूँ। ठीक है, तो अपार विद्या ना ब्रॉडली वो नॉलेज है जिसमें हम लोग ना स्किल्स और एक्सटर्नल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने की बात करते हैं, स्किल बेस्ड एंड इकोनॉमिक ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसमें एक्सटर्नल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने की बात की जाती है, उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करने की बात जाती है, जिस पे हमारा मेन फोकस एरियाज हो जाता है स्किल्स, साइंस एंड आर्ट्स।
ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब हम पार विद्या की बात करते हैं तो वो फोकस करती है सेल्फ नॉलेज, ठीक है, एथिक्स पे, इनर डेवलपमेंट पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना इमोशनल स्टेबिलिटी पे फोकस करना, वो पार विद्या का डोमेन के अंडर आ जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे ना सिर्फ सब्जेक्ट्स का नहीं हो जाता है, दोनों के पर्पस का भी या फिर आउटकम का भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जो अपार विद्या है उसमें हमें स्किल्स और नॉलेज के थ्रू ना इकोनॉमिक कैपेबिलिटी डेवलप करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। पर पार विद्या के थ्रू हमारा जो आउटकम है वो इनर हार्मनी और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा रिलाय करता है, उसको इनर हार्मनी पे रिलाय करने को देखने को मिलता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर अगर हम यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें तो आज का जो लर्निंग सिस्टम है वो लार्जली ना अपार विद्या पे बेस्ड है, अपार विद्या डोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। बल्कि जो हमारा पार विद्या का फोकस है वो यहाँ पे हमें लार्जली एब्सेंट देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग साइंस, मेडिसिन, ऐसे जो हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने लग गया ना, तो जो इनर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, इनर पीस, इनर हार्मनी, इमोशनल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ता देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो वैदिक मॉडल है, जो हमारा वैदिक सिस्टम था, उस टाइम पीरियड में किसी एक को चूज़ और किसी एक को रिजेक्ट नहीं किया जाता था। वहाँ पर एक ना बैलेंस्ड अप्रोच चलती थी, देयर वाज अ एम्फेसिस ऑन बैलेंस्ड अप्रोच, जो कि करियर रेडीनेस के साथ साथ कैरेक्टर फॉर्मेशन, मेंटल वेलबींग और सेल्फ अवेयरनेस को भी बढ़ाने की कोशिश करता था। यानी कि जो नॉलेज होती थी उसको यूज़फुल और इम्प्रैक्टिकल में ना कैटेगराइज नहीं करा जाता था, बल्कि एजुकेशन को कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए देखा जाता था। और इसी बैलेंस्ड अप्रोच को ना अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो कि NEP 2020 है उसके कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो P. अरोड़ा एंड H. गांधी इन 2021 के एनालिसिस में बताती हैं कि जो NEP 2020 है वो एंशियंट इंडियन एजुकेशनल फिलॉसफी से काफ़ी सारे आइडियाज़ को ड्रॉ करती है। इस सेंस में ये पॉलिसी ना इंडिजिनस एजुकेशनल विस्डम को रिकवर करने के डायरेक्शन में एक सिग्निफिकेंट स्टेप रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसे हम IKS बोलते हैं, ठीक है। तो एंशियंट इंडिया के मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लिंग्विस्टिक्स, मेडिसिन्स, मेडिसिन जैसे आयुर्वेद होता था ना, तो उसके एंड एथिक्स से रिलेटेड नॉलेज को मॉडर्न स्कूल और कॉलेज करिकुलम में ना इंटीग्रेट करने की बात हो रही है ना। और इम्पॉर्टेंटली जो IKS सिस्टम है उसको ना अंडर ग्रेजुएट जो हमारा UG लेवल है उस पर भी एक फॉर्मल एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये बता रहा है कि हम लोग करिकुलम को कैसे हमारे IKS सिस्टम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी के अंदर हमारा दूसरा जो एस्पेक्ट आ जाता है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का। तो ट्रेडिशनल रिजिड सेपरेशन होती, जब हम ट्रेडिशनल उसमें देखते हैं, टाइम पीरियड में देखते हैं, तो एक रिजिड सेपरेशन देखने को मिलती थी हमें बिटवीन साइंस, आर्ट्स और वोकेशनल स्ट्रीम्स, है ना। अब उसको रिड्यूस करने के डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है, और जो ये हमारा एंशियंट गुरुकुल सिस्टम में इंटीग्रेटेड करिकुलम होता था, जिसमें हम लोग ग्रामर, लॉजिक, फिलॉसफी जैसे सारे डिफरेंट एरियाज़ को साथ में स्टडी करते थे, अब उस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को हमें अडॉप्ट करने की बात हमें देखने को मिल रही है। अब इसमें थर्ड आ जाता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। तो अब आई थिंक ये वाला पॉइंट तो आपको रट चुका होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सिर्फ रोट मेमोराइजेशन जो होती है या रोट लर्निंग होती है उस पर हम लोग डिपेंड नहीं करते हैं, उसके अलावा हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग, डिस्कशन और हैंड्स ऑन लर्निंग के थ्रू डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो NEP 2020 में हमें नॉलेज इंटीग्रेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग और एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, ये तीनों इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस क्लियरली देखने को मिलती हैं, राइट। लेकिन जो एजुकेशन है उसको हॉलिस्टिक बनाने के लिए सिर्फ करिकुलम को चेंज करना तो इनफ था नहीं, है ना। इसमें क्लासरूम के टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को भी ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो इसी को हम लोग अब अपनी इस स्लाइड में अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि है रीडिफाइनिंग द टीचर स्टूडेंट डायनामिक। तो आज के टाइम में जो क्लासरूम्स हैं
और जो डिजिटल स्क्रीन्स की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारी क्लासरूम्स होते हैं उसमें ना जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है वो इम्पर्सनल और ट्रांजैक्शनल हो जाता है ना। टीचर का रोल अब ना सिर्फ और सिर्फ ना कंटेंट डिलीवर करने तक लिमिटेड हो जाता है, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को मिलती है उसको वो ना विजडम में कन्वर्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसको रिलेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उस पर ना फोकस अब दिया ही नहीं जाता है। सिर्फ ये होता है कि जो टीचर है वो आएगा, पढ़ाएगा और चला जाएगा, है ना। तो उस चीज़ के, उस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस की अब यहाँ पे कोई बात कर ही नहीं रहा है कि वेदर वो रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर पा रहा है विजडम में या नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा वैदिक जो सिस्टम है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ना गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू कुछ मेन तीन सॉल्यूशन हमें देखने को मिले हैं। अब इन्हीं तीनों में ना हम लोगों ने डिवाइड किया है, जो कि आज के ना टीचर स्टूडेंट डायनामिक को कैसे रीशेप कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं, उसको हम समझने की अब इन 3 पॉइंट्स के थ्रू कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला है पर्सनल मेंटरशिप। अब टीचर का ना सिर्फ कंटेंट एक्सप्लेन करने वाला जो सिस्टम है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ना एक कमोडिटी, ट्रांजैक्शनल कमोडिटी वाली चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ को हटा के ये बोलते हैं कि टीचर को सिर्फ कंटेंट एक्सप्लेन करने वाला पर्सन नहीं बनना है, बल्कि ना अपने कंडक्ट के थ्रू वैल्यूज़ को इम्बॉडी करने वाला गाइड या फिर लिविंग मॉडल बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें सेकेंड जो पॉइंट है वो है कॉन्टीन्यूस फीडबैक का। तो सिर्फ फाइनल एग्जामिनेशंस के बेसिस पे ना स्टूडेंट्स को जज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये कॉन्टीन्यूस फीडबैक ये बोलता है, इसको ना लर्निंग के थ्रू आउट रेगुलर फीडबैक्स या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के थ्रू ना पूरे कॉन्टीन्यूसली ना बच्चे को एनालाइज करना चाहिए, उसको एग्जामिन करना चाहिए, ताकि वो कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करता रहे। सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब थर्ड आ जाता है हमारा अधिकारी भेद, यानी कि ये रिकॉग्नाइज करना कि स्टूडेंट का लर्निंग पेस, उसका टेम्परामेंट और उसकी इंटेलिजेंस सेम नहीं होती है। इसलिए ना टीचिंग को भी स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया जाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये तीन जो है ये यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देती हैं। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पे ना रिलेशनल स्पिरिट जो है मॉडर्न क्लासरूम में उसको अडेप्ट करने की बात की जा रही है, राइट। कि बिकॉज जो एजुकेशन है वो अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना नहीं होती है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। तो ये उस चीज़ पे फोकस करती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड हाउ वैल्यूज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग बी कुप्पुस्वामी के रेफरेंस से ना इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो बी कुप्पुस्वामी अपनी बुक एलिमेंट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन साइकोलॉजी में एजुकेशन को ना मॉरल कैरेक्टर के डेवलपमेंट से सेपरेट करते ही नहीं है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ना वैदिक सिस्टम का बेसिक आइडिया ये था कि अगर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ एथिकल फॉर्मेशन ना हो तो नॉलेज और कैपेबिलिटी तो डेवलप हो सकती है, पर कॉन्साइंस डेवलप नहीं हो सकती। ठीक है, और कॉन्साइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस अप्रोच को समझने के लिए ना मैंने 3 प्रैक्टिसेस को यहाँ पे रखा है, जिसको हम लोग ना ट्रेस कर सकते हैं हमारे वैदिक एजुकेशन सिस्टम से। अब इसमें सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट। ठीक है, इसमें ना सेंसेस को डिसिप्लिन करना, डिजायर्स को मैनेज करना और अटेंशन को फोकस रखने की बात की जाती है। अब आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ने भी जाते हो तो आप ना फ़ोन उठाने के बाद रील्स को स्क्रॉल कर लेते हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में लग जाते हो, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी आ जाता है। तो उस चीज़ के लिए ना हमें अपने अंदर सेल्फ रिस्ट्रेंट की प्रैक्टिस को डेवलप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब सेकंड है हमारा भिक्षा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को ना जो भिक्षा थी उस टाइम पे ना वो सिर्फ और सिर्फ खाना कलेक्ट करने के लिए नहीं भेजी जाती थी। मतलब उनको ये नहीं बोला जाता था कि तुम सिर्फ खाना कलेक्ट करके लेके आओ भिक्षा से, नहीं। उस टाइम पे ना ये जो प्रैक्टिस थी भिक्षा की वो ह्यूमिलिटी और सोशल कनेक्शन को बिल्ड करने में हेल्प करती थी। ठीक है, इस प्रैक्टिस के थ्रू ना ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलिटी इज विनय, ग्रैटिट्यूड और सोशल इंटरडिपेंडेंस डेवलप करने के आइडिया पर फोकस किया जाता था। अब इससे क्या होता था, इससे स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ होता था कि वो कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट नहीं है,
उनकी लाइफ में थोड़ा सा हिस्सा कहीं ना कहीं कम्युनिटी का भी है। तो ये यहाँ पे ना जो कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी भी बात इस्टेब्लिश करता है। अब थर्ड है हमारा धार्मिक ओरिएंटेशन। तो इसमें ये बोलते हैं कि जो नॉलेज है उसको हम सिर्फ पर्सनल सक्सेस या से रिलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अग्रेंडाइजमेंट का जो मतलब है वो ये है कि अपने आप को ही सुपीरियर मानना, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा मानना, अपने आप की उसमें गुणगान करते रहना, ठीक है। तो ये बोलता है कि यहाँ पे ना सेल्फ पर्सनल सक्सेस को ना हम सेल्फ या फिर सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट को हम लोग आइडियल नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि लर्निंग को ना एक एथिकल ड्यूटी और लोक कल्याण इसके आप लोग सबका भला करते हो, ठीक है, कम्युनिटी वाइडर वर्ल्ड का वेलफेयर में हेल्प करते हो, उस फ्रेमवर्क को ना यहाँ पे प्लेस किया गया है, स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। कौन से फ्रेमवर्क को? एथिकल ड्यूटी वाले फ्रेमवर्क को। तो आई होप आपको धार्मिक ओरिएंटेशन वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं वैदिक अप्रोच में ना एजुकेशन का क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं होता है कि स्टूडेंट क्या जानता है, यहाँ पे इसका फोकस ये होता है कि स्टूडेंट उस नॉलेज का यूज़ कैसे कर रहा होता है और किस पर्पस के साथ कर रहा होता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन हमें देखने को मिलती है। अब जब एजुकेशन का पर्पस इंडिविजुअल के साथ साथ सोसाइटी और वाइडर वर्ल्ड के वेलफेयर से भी कनेक्ट हो जाता है तो नेचुरली ना इन्वायरमेंट भी उस पिक्चर में आ ही जाता है कहीं ना कहीं। तो इसी कनेक्शन को अब हम इस स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने ना एजुकेशन को इंडिविजुअल और सोशल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देख लिया, लेकिन वैदिक एजुकेशन सिस्टम को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं ना तो वो ह्यूमन लाइफ को नेचर से अलग करता ही नहीं था, है ना। ये चीज़ हमने पहले भी देखी है कैसे कि वो लोग ना जो गुरुकुल्स होते थे वो नेचुरल हैबिटेट्स जैसे कि फॉरेस्ट और रिवर बैंक्स के पास होते थे, वहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाते थे, राइट। तो ये सिर्फ ना लोकेशन की वजह से नहीं होता था कि वहाँ की लोकेशन अच्छी है या ऐसा कुछ नहीं, इसके पीछे ना एक फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग थी कि जो नेचर है वो खुद में ही एक टीचर है, नेचुरल वर्ल्ड वॉज इटसेल्फ अ टीचर। तो वो उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो स्टूडेंट्स अपने नेचुरल सराउंडिंग से डायरेक्टली लर्न करते थे। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि नाइट स्काई को ऑब्जर्व करके वो लोग एस्ट्रोनॉमी सीखते थे, प्लांट्स को स्टडी करके मेडिसिन सीखते थे, और रिवर्स और सीजन्स को कॉन्टेम्पलेट करके वो लोग फिलॉसफी और लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे। तो ये बताता है कि यहाँ पे जो क्लासरूम है उसके बाहर वहाँ तक ही सिर्फ पढ़ाई लिमिटेड नहीं होती थी, उसके बाहर जो इन्वायरमेंट था वो भी उसके करिकुलम का एक पार्ट था। नेचर वॉज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, नॉट इट्स बैकड्रॉप। आई होप आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई हो। अब इसको ना मैं थोड़ा सा अपने रियल टाइम में जो क्लाइमेट क्राइसिस है उससे रिलेट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। उसके एग्जांपल से आपको मैं ये चीज़ समझाने का ट्राई करती हूँ। तो अगर हम देखें तो अभी हमने समझा कि वैदिक वर्ल्ड व्यू में क्या होता था, नेचर को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं माना जाता था बल्कि एक सेक्रेड इकोसिस्टम माना जाता था। सेक्रेड मतलब पवित्र, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हमारे सामने आते हैं जो कि ना हम एनवायरमेंटल या पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो क्लाइमेट क्राइसिस से काफ़ी रिलेट कर सकते हैं, उनको उनके रेलिवेंस यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें से सबसे पहला है नॉन एक्सट्रैक्टिव रिलेशनशिप। यहाँ पे नॉन एक्सट्रैक्टिव रिलेशनशिप, अब इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज से ना सिर्फ लेना नहीं होता है, उसको बिल्कुल अनलिमिटेडली एक्सप्लॉइट करना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉन एक्सट्रैक्टिव रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। अब सेकंड है साइक्लिक रादर देन द लीनियर कंजम्पशन। साइक्लिक का मतलब यहाँ पे ना जो रीयूज रीसाइकल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना 3R वाला, वो यहाँ पे शो करने की वो यहाँ पे शो करना चाह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये बोलता है कि ना आपको चीज़ों को सिर्फ यूज़ एंड थ्रो नहीं करना चाहिए, उसको रीसाइकल करना चाहिए, रीजनरेशन पे फोकस करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी सामान बच पाएगा, हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाएंगे। सस्टेनेबल लिविंग के कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। अब थर्ड है इकोलॉजिकल लिटरेसी। इसका सिंपल मीनिंग है कि स्टूडेंट्स को ना ये समझना है कि नेचुरल सिस्टम कैसे वर्क करता है और ह्यूमन और इन्वायरमेंट पे वो उसका एक दूसरे का इन्फ्लुएंस कैसे होता है, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। तो वो उसको ना अपनी एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहते हैं एज अ कोर कंसेप्ट।
आई होप दिस इज़ क्लियर। और इसमें फाइनल आ जाता है हमारी बायोडाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देना, रेवरेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो ये बोलता है कि हम लोगों को ना इसको सिर्फ साइंटिफिक इम्पॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि ये साइंटिफिक वैल्यू का है, नहीं, हमें इसको ना इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ रिस्पेक्ट करना चाहिए। मॉरली हम लोगों को एथिकली इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारी बायोडाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस है वो डेवलप हो पाती है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट एजुकेशन का पर्पस ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ बेसिक नॉलेज ले रहे हैं या फिर उसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, इट इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड द नेचर। स्टूडेंट भी आप एक तरफ साइड में लगा लो, आप पर्सन एंड नेचर देख लो, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड and understand the limitations and challenges while facing the while adapting it in modern world, ठीक है। तो कुछ limitations देखो, अगर किसी एक चीज़ में अच्छे aspects हैं तो उसके साथ ना बुरे aspects भी जुड़े हुए होते हैं। वो कहते हैं ना हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अभी हमने अच्छे वाले पहलू को देखा। अब हम देखते हैं कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम्स की क्या ऐसी limitations थी जिसको हम मॉडर्न वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। तो इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहली और सबसे बड़ी लिमिटेशन ये आ जाती है कि वहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में ना चीज़ों को एक्सक्लूड सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता था। चीज़ों को अगर मैं ना यूज़ करूँ तो उसके अलावा हम जैसे देख सकते हैं ना कि उस टाइम पे कास्ट बेस्ड या फिर वर्ण बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस होते थे, है ना। फीमेल एजुकेशन का डिक्लाइन हमें देखने को मिला था लेटर वैदिक पीरियड्स में। तो ये चीज़ ना क्लियरली ये शो करता है कि जो हमारे मॉडर्न आइडियाज़ हैं, जो कि यूनिवर्सल एक्सेस की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, उन आइडियल्स के साथ हमारे पिछले लेटर वैदिक या वैदिक एजुकेशन सिस्टम का आप वो देख लो कि वो वाली चीज़ें हमारे आज के सिस्टम में वर्क कर ही नहीं सकती, राइट। ये कंपैटिबल ही नहीं है हमारे आज के इन आइडियल्स के साथ। तो इस पॉइंट को ना इग्नोर किया नहीं जा सकता। तो इसीलिए जो हमारे थिंकर्स थे जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड ज्योतिराव फूले, तो इन लोगों ने भी ना कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन और सोशल इनइक्वालिटी को क्रिटिकली एग्जामिन करके ये बोला है कि हम लोग सब कुछ एज इट इज़ ट्रेडिशनल वैदिक एजुकेशन सिस्टम से कॉपी नहीं कर सकते हैं। वक्त के साथ ना एक चीज़ की अचीवमेंट्स होती हैं तो उस चीज़ के ना हिस्टोरिकल बैकड्रॉप्स भी कहीं ना कहीं होते हैं। तो हम लोगों को देखना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए, क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए कि क्या चीज़ आज के लिए रेलिवेंट है और क्या चीज़ आज के लिए रेलिवेंट नहीं है। अब सेकेंड मेजर इशू या चैलेंज हम कह सकते हैं वो है स्केलेबिलिटी का। तो गुरुकुल सिस्टम में जैसा कि हमें पता है कि एक गुरु होते थे और वो एक स्मॉल बैच ऑफ स्टूडेंट्स के साथ डील करते थे, जो कि रेजिडेंशियल रिलेशनशिप पे बेस्ड था। रेजिडेंशियल रिलेशनशिप यहाँ पे कोहॉर्ट्स का मतलब बैच ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, स्मॉल बैच ऑफ स्टूडेंट, एक छोटा सा ग्रुप, ठीक है। तो अगर हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो वो वाले मॉडल को हम हमारे इतना बड़े नेशन स्टेट पे अप्लाई कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वी हैव 100 and millions ऑफ स्टूडेंट राइट नाउ, ठीक है। और उन सबको इंक्लूड करके हम अगर चले तो हमारे पास जो स्टैंडर्डाइज इक्विटेबल एक्सेस है वो पॉसिबल हो नहीं पाएगी उस हद तक, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैदिक एजुकेशन से हम लोग कुछ सीख ही नहीं सकते। इश्यूज होते हैं पर वी नीड टू डू अ क्रिटिकल अडेप्टेशन। यहाँ पे ये जो अडेप्टेशन वर्ड है ना वो इसीलिए यूज़ किया गया है कि हम लोगों को कुछ चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ हटानी पड़ेंगी। वी नीड टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वी नीड टू अडेप्ट नॉट अडॉप्ट। तो यहाँ पे ये फ़र्क है, ठीक है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि हम लोग वहाँ से अडॉप्ट क्या क्या कर सकते हैं। तो अडॉप्ट हम कर सकते हैं कि उनका ह्यूमन सेंट्रिक फिलॉसफी है ना, मॉरल डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रेथ, तो इन चीज़ों को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। पर हम लोग कुछ चीज़ों को हमें साइड में रखना पड़ेगा, जैसे कि हमारा सोशल एक्सक्लूजन और स्केलेबिलिटी वाले इश्यूज। क्यों? क्योंकि वो हमारे आज के प्रिंसिपल्स जैसे कि यूनिवर्सल इक्वालिटी, साइंटिफिक इंक्वायरी और जेंडर इंक्लूसिविटी को फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
तो अब इसी से हम लोग हमारे पार्ट ई का सेंट्रल आइडिया निकाल लेते हैं, जो कि है कि हम लोगों को पास्ट को ना ब्लाइंडली रिस्टोर नहीं करना है, बल्कि उसको क्रिटिकली अंडरस्टैंड करके जो चीज़ रेलिवेंट है और आज की प्रेजेंट नीड्स को कैटर करती है, उससे कनेक्ट करती है, उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेना है। अब विद दिस लेट्स फाइनली मूव ऑन टू द कंक्लूजन। तो वैदिक एजुकेशन को हम ना एक सिर्फ और सिर्फ एक हिस्टोरिकल सिस्टम के रूप में नहीं देख सकते। हम लोगों को ना उसके रेलिवेंस के कुछ कोर प्रिंसिपल्स देखने को मिले हैं, जिनको अब हम समझ लेते हैं। इसमें से सबसे पहला है होलिस्टिक ग्रोथ। होलिस्टिक ग्रोथ तो आई थिंक अब आप लोगों को रट चुका होगा, है ना, कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि मॉरल, फिजिकल और स्पिरिचुअल डायमेंशंस को भी डेवलप करना होता है ना। अब सेकंड आ जाता है टीचर स्टूडेंट मेंटरशिप। तो इसमें ये बोलता है कि गुरु शिष्य परंपरा की जो रिलेशनल डेप्थ थी, हमें उसको रिमाइंड करना है, उसको हम लोगों को इंक्लूड करना है आज के टीचर और स्टूडेंट डायनामिक में। ठीक है। थर्ड इज़ इन्वायरमेंटल हार्मनी। तो एजुकेशन को ना नेचर से डिस्कनेक्ट करके हम लोग नहीं पढ़ सकते, इसको हम लोगों को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए, जो कि इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस और नेचर के साथ रिलेशनशिप और उसी के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करने में हेल्प कर सके। आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर आ जाते हैं हम लोग हमारे फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ वैल्यू इंटीग्रेशन, जहाँ पे नॉलेज के साथ एथिकल फॉर्मेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है। अब इसी डायरेक्शन में हम जल्दी से एक बार ना NEP 2020 और IKS जो था हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम जैसे कंटेम्प्रेरी रिफॉर्म्स को देख लेते हैं। ठीक है, बिकॉज NEP 2020 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जहाँ एंशिएंट नॉलेज और मॉडर्न एजुकेशन को हम साथ में इंटीग्रेट करने का अटेम्प्ट करते हैं, तो हमें एक बैलेंस अप्रोच मिलती है। एक क्रिटिकल सिंथेसिस के बाद एक बैलेंस्ड मॉडल हमें मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को यहाँ पे क्रिटिकल सिंथेसिस का वर्ड जो यूज़ किया गया है, उसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को ना एग्जैक्टली एंशिएंट सिस्टम को रिस्टोर नहीं करना है, बल्कि उसमें चेंजेस करके उस चीज़ को, हमारे जो आज के वैल्यूएबल प्रिंसिपल्स हैं, उसको रिटेन करते करते थोड़े से जो उन्होंने गलती की है उसको हटा के हम लोगों को फाइनली फिर उस चीज़ पे वर्क करने की बात की गई है, उस चीज़ को अडेप्ट करने की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है। तो अल्टीमेटली एम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना हो गया है कि जो स्टूडेंट्स को सिर्फ कॉम्पिटेंट नहीं बल्कि मॉरली ग्राउंडेड, है ना, इंटेलेक्चुअली कैपेबल ग्लोबल सिटीजन्स और सोशली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स को बनाए। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब जल्दी से ना हम इसको पूरे माइंड मैप के थ्रू ना समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पार्ट ई की शुरुआत कहाँ से की थी? मॉडर्न एजुकेशनल क्राइसिस से। आई थिंक वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हमने ना होलिस्टिक नॉलेज की बात की थी पार एंड अपार विद्या के थ्रू, जिसमें हमने इंटीग्रेटेड करिकुलम को समझा था। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ आइडियाज़ जैसे कि हमारा NEP 2020 हो गया, वो कैसे हमारे जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है उसके आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और मॉडर्न इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें हमने बात की कि स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप से हमें क्या क्या लर्निंग मिल सकती है। फिर हमने देखा था वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जिसमें हम लोगों ने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में हमने क्या बात की थी? कैरेक्टर डेवलपमेंट की, राइट। तो हमने इसके 3 मेन फीचर्स को समझा था। और एंड में हमने देखा था एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस या एनवायरमेंटल हार्मनी, और लास्ट जिसमें हम लोगों ने किसकी? प्रकृति रेवरेंस, गुरुकुल इन नेचर की बात की थी और सस्टेनेबिलिटी विजडम की बात की थी। और एंड में हमने फिर लिमिटेशंस और चैलेंजेस के साथ इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड कर दिया था। तो आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया हो। एंड विद दैट हमारा चैप्टर 1 ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन इज़ ऑफिशियली कंप्लीट। आई होप ये एंटायर यूनिट आपको सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि पूरा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को ट्रेस करने में और उसको समझने में हेल्प करेगा। सो विद दैट लेट्स एंड आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो डू लीव इट इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर देम। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड बाय बाय।